ठीक है दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेडोज क्लासेस में। और हम पीईटी के लिए स्पेशल क्लासेस चला रहे हैं यहाँ पे। मेरा नाम है प्रशांत कुमार, मैं इस इतिहास के लिए कवर कर रहा हूँ। तो आपसे पिछले क्लासेस में जैसा कि आपने देखा होगा, हमने आधुनिक काल से शुरुआत की थी इसकी, और आधुनिक काल से जुड़ी हुई जो आधार हैं मध्यकाल से जुड़े हुए, और किस तरह आधुनिक काल की शुरुआत होती है, आधुनिक काल के क्या मायने होते हैं, आधुनिक काल से शुरू होकर यूरोपीय कंपनियों का आगमन कैसे होता है, और उनके आपसी संघर्ष और आपसी हित कैसे एक दूसरे से जुड़ते हैं और टकराते हैं, स्पेशली टकराते हैं। तो उस टकराव की स्थिति में फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में जो ज़्यादा बड़ा टकराव होता है उसको कहा जाता है, उनके बीच के आपस का जो संघर्ष था, कर्नाटक युद्ध, जिसको हमने विस्तार से यहाँ पे आपको बताया। अब ये यहाँ पर सारी ब्रिटिश कंपनियों के से ज़्यादा उभर कर कौन से ब्रिटिश आए, ब्रिटिश नहीं, यूरोपीय। तो यूरोपीय कंपनियों में सबसे प्रमुख उभर कर कौन आए? ब्रिटिश। अब ब्रिटिश की विजय हुई, तो उस स्थिति में, उस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर उस समय काल में भारत की क्या स्थिति थी उसको हम डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे कौन कौन किस किस क्षेत्र में क्या स्थिति बन रही थी, आपको आइडिया होगा थोड़ा बहुत, नहीं तो हम मध्यकाल में पढ़ेंगे उसको कि मुगल साम्राज्य बना हुआ था कब? 1526 से। बाबर, उसके बाद हुमायूं, फिर अकबर के बाद जहांगीर के बाद शाहजहां, और उसके बाद औरंगजेब की निरंतर ये एक यहाँ पे मजबूत स्थिति बनी हुई थी, बाबर से लेकर औरंगजेब तक, मुगल काल की। बारह से लेकर जो औरंगजेब की तक का पीरियड था, ये क्या थी? मुगलों की मजबूत स्थिति का, मुगलों की मजबूत स्थिति यहाँ पे थी। ठीक है। अब यहाँ से औरंगजेब के समय से यहाँ इनकी स्थिति कमजोर होने लगी, डिक्लाइन होने लगी, ये डाउन चली जाने लगी। औरंगजेब, इसका कारण क्या था कि औरंगजेब की बहुत सारी नीतियां थी, जैसे कि इसकी धार्मिक कट्टरता की नीति, असंवेदनशील की नीति, दूसरे नए नए क्षेत्रों को दक्कन के क्षेत्र को विजित करने की नीति, और दूसरे नए नए क्षेत्रों को अपनाने की, लेकिन कहीं ना कहीं सेंट्रल पावर जो थी वो कमजोर हो रही थी। तो ये काफ़ी असंवेदनशील नीति थी। इन्होंने क्या किया था? बाबर से लेकर अकबर, औरंगजेब, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, इनकी नीतियाँ कहीं ना कहीं संवेदना से जुड़ी हुई थी। जैसे राजपूत थे, मराठे क्षेत्र थे, यहाँ पे राजपूतों का पूरा क्षेत्र था, अवध का क्षेत्र था, ये यूपी का क्षेत्र, इधर बंगाल का क्षेत्र था। तो इस सब से क्या इन्होंने ये मिलजुल के यहाँ पर अपना सेंट्रल पावर चला रहे थे, और इस उत्तर पूर्वी क्षेत्र में भी यहाँ पर। तो जो कि चीज़ें टूटने लगी यहाँ से। इसका क्या टाइम पीरियड था? औरंगजेब का टाइम पीरियड था यहाँ पे 1656 से 1707 ईस्वी। तो टाइम पीरियड से हमको आइडिया होता रहता है कि कौन कौन कहाँ किस तरह से उभर रहा है, इसलिए इसको थोड़ा सा आइडिया लेने के लिए याद रखना चाहिए। थोड़ी डेट उससे मिलती जुलती रहती हैं चीज़ें। दूसरी पावर्स किस तरह से इमर्ज कर रही हैं, किस तरह से डिक्लाइन कर रही हैं, किसका डाउन हो रहा है, किसका अप हो रहा है, तो उससे आइडिया मिलता रहता है हमको। अब एक चीज़ थी कि यहाँ से फिर जब ये इधर की तरफ इमर्ज करने, यहाँ से इस क्षेत्र को हथियाने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे, तो ये क्षेत्र, ये उत्तर पश्चिम का क्षेत्र काफ़ी संवेदनशील क्षेत्र था, जहाँ से लगातार अटैक होते रहते थे। और क्योंकि यहाँ हिमालय रीजन है ये, और बाकी तीन क्षेत्रों में क्या है? समुद्री एरिया से घिरे हुए थे, तो यहाँ से खतरा नहीं था। खतरा कहाँ से था? इस क्षेत्र से था, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से। यहाँ से लगातार अटैक होते रहते थे, और जब केंद्रीय सत्ता कमजोर होती है तो अटैक करने के लिए उनको आसान मौका मिल जाता है। तो जब कमजोर स्थिति होती है तो विदेशियों ने यहाँ पर आक्रमण करने शुरू कर दिए। अब उसमें प्रमुख कौन थे? उसमें प्रमुख थे हमारे यहाँ पे सबसे प्रमुख जो अटैक किया, अटैक तो मध्यकाल से भी होते आ रहे थे, लेकिन इस स्थिति में यहाँ पर सबसे पहले जो अटैक किया नादिर शाह, ये था पर्शियन सम्राट था। ये पर्शियन सम्राट था, कौन था? नादिर शाह।
नादिर शाह, इसने किस टाइम पीरियड में अटैक किया यहाँ पे भारत पे? 1738-39 के टाइम पीरियड में यहाँ पे इन्होंने अटैक किया। इस समय औरंगजेब का टाइम पीरियड तो हमने लिखा था ना 1707 तक कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद कमजोर शासकों की स्थिति बन रही थी यहाँ और इसलिए इनको अटैक करने का मौका मिल पाया। तो 3839 में जो मुगल सम्राट था यहाँ पे वो था, मुगल सम्राट कौन थे यहाँ पे? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह था यहाँ पे, जिसको उसकी आदतों के कारण रंगीला भी कहा जाता है। मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है, क्योंकि ये संगीत और महिलाओं के संपर्क में काफ़ी रहता था, इसलिए इसका नाम लगाता है मोहम्मद शाह रंगीला। तो नादिर शाह के बारे में बात कर रहे थे हम। नादिर शाह का अटैक हुआ यहाँ पे किस टाइम पीरियड में? 3839 के टाइम में। इसने क्या किया कि लाहौर का क्षेत्र था, ये भारत की स्थिति यहाँ पे भारत में ही था, मुगल साम्राज्य में, लाहौर पर कब्जा कर लिया। लाहौर पर कब्जा कर लिया। देखिए फ्रेंड्स कि हम यहाँ पर एनसीईआरटी को भी कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप ध्यान से इसको देखते रहिए और समझने की कोशिश करिए। हमारे सिलेबस में स्पेशली इस बार मेंशन कर दिया गया है कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, तो हमारी कोशिश रहेगी कि एनसीईआरटी और जितनी भी बेसिक बुक्स हैं उनको कंप्लीटली कवर कर लिया जाए पूरी तरह से और आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचाया जाए। तो उसको आप ध्यान से देखते रहिए, हम सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे एक दूसरे से जोड़कर, ठीक है। तो हम अपने टॉपिक पर आते हैं। लाहौर पर कब्जा कर लिया यहाँ पर। उसके बाद करनाल में मुगल सेना को ही हरा दिया इसने। नादिर शाह ने करनाल में मुगल सेना को हरा दिया। मुगल सेना को पराजित कर दिया करनाल में, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? कब कर दिया? 1739 में कर दिया। इसने मोहम्मद शाह को गिरफ्तार कर लिया, कैद कर लिया। मोहम्मद शाह जो उस समय मुगल शासक था, उसने इसको कैद कर लिया, मोहम्मद शाह को कैद कर लिया। और मुगल सम्राट का सबसे फेमस सिंहासन था, उसका नाम था मयूर सिंहासन। ये मयूर सिंहासन को अपने साथ ही ले गए भाई साहब, उठा के। कहाँ? जहां से आए थे, पर्सिया। ये मयूर सिंहासन को अपने साथ ही ले गए। मयूर सिंहासन को ले गए, 70 करोड़ की लूट की, लगभग लूटमार की यहां पे। और एक और स्पेशल चीज जो आप सबने सुना हुआ है, जिसका नाम कोहिनूर। एक कोहिनूर को यहां से उठा कर ले गए। तो कोहिनूर हीरे को ये यहां पे ले गए, यहां से। कौन ले गया? नादिर शाह। नादिर शाह यहां से ले गए, ठीक है। तो नादिर शाह के बारे में ये मेन बात थी। आपको उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी सारी बातें। तो हम इसको मिटा देते हैं और दूसरी अटैक के बारे में बात करते हैं। दूसरा मुख्य आक्रमणकारी कौन था? दूसरा मुख्य आक्रमणकारी था अहमद शाह अब्दाली। लेकिन इसको ध्यान से देखते रहिए, लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे। नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली कब आए, क्या क्या किया, इनके समय में क्या महत्वपूर्ण था, कौन सा शासक था उस समय, ये सारे क्वेश्चन लगातार पूछे जाते रहे और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। तो अहमद शाह अब्दाली, इसने 1748 से लेकर और लगभग 1767 के बीच में कई आक्रमण किए। इसने
कई आक्रमण किए। ध्यान से सुनते रहिए, देखते रहिए, सारी चीज़ें यहाँ पे आती रहेंगी, कवर होती रहेंगी वन बाई वन, एक दूसरे से लगे हुए। इसके बाद ये क्या हुआ, तो अहमद शाह अब्दाली ने 1748 से 1767 के बीच में कई सारे आक्रमण किए। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी, इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण बात थी पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत में 3 युद्ध हुए हैं, इसको अभी थोड़ा सा बता देते हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध ये कब हुआ था, ये हुआ था 1761 में। किसके खिलाफ था, मराठों के खिलाफ था। पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों के खिलाफ था। मराठों को यहाँ पे हरा दिया था इन्होंने, और ऐसा वैसा नहीं, मराठों की एकदम रीढ़ तोड़ दी थी। ये सबसे बड़ा घातक, सबसे बड़ा नुकसान था मराठों को उनके इतिहास में। तो मराठों को हराया था इन्होंने, मराठों को हरा दिया था अहमद शाह अब्दाली ने। पानीपत का तीसरा युद्ध था। 2 युद्ध और भी हो चुके हैं पहले, हम उसको पढ़ेंगे डिटेल में टॉपिक आने के साथ, लेकिन वैसे ही बता देते हैं, थोड़ा सा सुन लीजिए याद रखने के लिए, लिंक करने के लिए कि पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था, 1526 में। 1526 में क्या हुआ था कि बाबर भारत आया था, और बाबर और किस किस के बीच में हुआ था, इब्राहिम लोदी के बीच में। दूसरा युद्ध कब हुआ था, दूसरा युद्ध भी कहीं ना कहीं मुगलों से ही जुड़ा हुआ था, और दूसरा युद्ध था अकबर के टाइम पीरियड में, हेमू और अकबर के बीच में। अकबर उस समय बच्चा ही था, शुरुआत थी 1556 की बात है। तो अकबर के समय अकबर और हेमू के बीच में दूसरा युद्ध हुआ था, ठीक है। और तीसरा युद्ध कब हुआ था, ये मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, अहमद शाह अब्दाली और मराठा, ठीक है, मराठाओं के बीच में। तो ये तीसरा युद्ध हुआ, ठीक है। इस लिंक को समझिए, और ये सीक्वेंस लगातार ये पानीपत के युद्ध पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा ये हो गया। अभी हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, और ये आपको चीज़ों से जोड़ने में, समझाने में, बीच का लिंक हम पढ़ते हैं, मुगल साम्राज्य पढ़ते हैं, हम पढ़ेंगे मिडाइवल में उसको डिटेल में। औरंगजेब के बाद हमको पता ही नहीं रहता है ज़्यादातर लोगों को कि हुआ क्या, कौन कहाँ आया, क्या हुआ उसके समय में, उसको हम देखने वाले हैं कि जो यहाँ पर ये स्थिति थी औरंगजेब के समय में, कौन कौन सा शासक आया, उसके समय में मुख्य बातें क्या हुई। तो इसको ध्यान से देख लीजिए, ये आपका एकदम कोरिलेट हो जाएगा लिंक शुरू से एंड तक, मुगलों से लेकर, मुगलों के जो औरंगजेब के बाद का पीरियड है, औरंगजेब तक सबको पता होता है लगभग, उसको भी हम कवर करेंगे। औरंगजेब के बाद से पीरियड से लेकर अंग्रेजी सत्ता तक हम इसको पूरा कंप्लीट करते हैं, और ध्यान से देखते रहिए। पहला, औरंगजेब के बाद पहला शासक कौन बना, बहादुर शाह। बहादुर शाह प्रथम था ये। बहादुर शाह जफर का आपने नाम सुना होगा। बहादुर शाह जफर कब था, 1857 की क्रांति के समय। ये बहादुर शाह प्रथम है, वो बहादुर शाह द्वितीय था, उसको बहादुर शाह द्वितीय भी कहते हैं, और बहादुर शाह जफर भी कहते हैं। ये बहादुर शाह प्रथम था। इसका टाइम पीरियड क्या था, 1709 से लेकर और 1712 इसका टाइम पीरियड था। इसको ध्यान से देखते रहिए, बहुत काम आएगा ये चीज़ें, किसके बाद कौन सा आ रहा है और उनमें मुख्य काम क्या हो रहा है। ये औरंगजेब का सबसे बड़ा बेटा था। औरंगजेब लिख लेते शॉर्ट में, औरंगजेब का सबसे बड़ा बेटा था, सबसे बड़ा पुत्र। इसको अपने भाइयों को मारना पड़ा था सत्ता को हथियाने के लिए, पर इसने दूसरे नेताओं के साथ, जो दूसरे राज्य थे, नेता के दूसरे राज्य थे, जैसे कि मराठा, राजपूत और जाट साम्राज्य उभर रहा था यहाँ पे, जाटों के साथ एक प्रशांत नीति या शांत नीति अपनाई, शांति की नीति अपनाई, ठीक है। इसकी मुख्य बातें थी। इसके बाद क्या, कौन आया, इसके बाद आया जहांदार शाह। जहांदार शाह, इसका टाइम पीरियड क्या था, इसका टाइम पीरियड था 1712 से
1712 से 1713, ये ज़्यादा टाइम नहीं रुका, इसका ज़्यादा टाइम पीरियड नहीं है, लेकिन जो मुख्य बात है उसकी वो ये है, इनको मार दिया गया। अब देखते हैं अगले पॉइंट में, 1712 से 1713 के बीच में इजारीदार प्रणाली शुरू की इन्होंने, इजारा प्रणाली भी कहते हैं इसको, की शुरुआत की और जजिया को समाप्त किया। जजिया कर को समाप्त किया, इनका ये मुख्य योगदान है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी उम्मीद है। इसके बाद कौन आया, इसको नोट करते रहिए, सुनने से ही काम नहीं चलेगा, सुनते रहिए ध्यान से और नोट भी करते रहिए। उसको पॉज भी करके कर सकते हैं, स्पीड कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और ये मुख्य बातें, इसको लिंक जुड़ता रहेगा, नोट करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, समझते रहिए। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं आप। नेक्स्ट कौन आया इसके बाद, जहांदार शाह के बाद फर्रुखसियर। फर्रुखसियर, ठीक है, फर्रुखसियर का शासन आया। फर्रुखसियर ने 1713 से 1719 तक शासन किया। ठीक है, ये बात यहाँ तक समझ में आ रही होगी। इन्होंने शासन कैसे किया, सैयद बंधु मराठाओं से जुड़े हुए थे ये, आगे समझेंगे उनको डिटेल में, उनका क्या ऐतिहासिक बैकग्राउंड है। सैयद बंधुओं की मदद से इन्होंने जहांदार शाह की हत्या कर दी। जहांदार शाह से जो पहले थे, इनकी हत्या करके ये गद्दी पर बैठे। जहांदार शाह की हत्या कर दी और इनकी हत्या करके ये गद्दी पर बैठे। ठीक है, इतनी बार समझ में आ रही होगी। इनकी और क्या इंपॉर्टेंट बात है, धार्मिक स्थिति में ये थोड़े सहिष्णु थे। सहिष्णु का मतलब है कि चीज़ों को बना के रखना, सबसे बैलेंस, एक संवेदना रखना। तो ये धार्मिक प्रवृत्ति में सहिष्णु थे। सहिष्णु थे, ठीक है। और क्या था इनका, इनके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना है 1717 का फरमान। इनका 1717 का फर्रुखसियर फरमान, यहां तक दिख रहा है क्या नीचे, समझ में आ रहा होगा। 1717 का फरमान इनकी सबसे महत्वपूर्ण घटना है, जिसने क्या किया कि बंगाल में एक स्थायित्व लाने में बहुत बड़ी योगदान दिया अंग्रेजों का। क्योंकि अंग्रेजों से यहाँ से इन्होंने बहुत सारी सुविधाएं दे दी और उनका कर लगभग नगण्य कर दिया। एक स्थिर इन्होंने एक रकम रख दी कि साल में वार्षिक इतनी ही रखनी है, जो कि 3000 पाउंड के आसपास है, 3000, तो वो रख दी। और बाकी कब कर सीमा शुल्क सब समाप्त कर दिए। इसको पढ़ेंगे टॉपिक आने पर हम डिटेल में, अभी के लिए इतना काफ़ी है, इतना आइडिया आपको होना चाहिए। तो 1717 का फरमान जो है इनका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको रट लीजिए, याद कर लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से, ठीक है। अभी इसको मिटा देते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कौन है, 1719 का तक ये हो गए। नेक्स्ट हमारे वही हैं, अभी नाम आया था, जिक्र आया था उनका, रंगीला साहब। क्या नाम है इनका, अभी बताया था, मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला, इनका टाइम पीरियड क्या है मोहम्मद शाह रंगीला का, 1719 से 1748, 1719 टू 1748 इनका टाइम पीरियड रहा।
इनके समय की मुख्य बात क्या है? इनके समय की मुख्य बात है, अभी हमने बताया था, नादिर शाह का अटैक, नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ? 1739। और उसने क्या किया? लाहौर पर कब्जा कर लिया, करनाल में मुगल सेना को हरा दिया, मोहम्मद शाह को कैद कर लिया अपनी कैद में, इनका जो मयूर सिंहासन था उसको उठा कर ले गया यहाँ से, कोहिनूर हीरे को ले गया उठा के यहाँ से, और इस एक बहुत बड़ी लूट की जिसका अनुमान लगाया जाता है लगभग 70 करोड़ का खजाना लूट के ले गए, और उससे भी ज़्यादा जो वहाँ का क्षेत्र था उसमें लूट करी। ठीक, इसके बाद का टाइम पीरियड है अहमद शाह का। मोहम्मद शाह रंगीला के बाद अहमद शाह, अहमद शाह। इनका टाइम पीरियड क्या है? इनका टाइम पीरियड है 1748 से 54, 1754। उम्मीद है ये लिंक जुड़ रहा होगा आपको, ये समझने में बहुत ज़रूरी है। बाकी चीज़ों को हम समझेंगे, इसके लिए ज़रूरी है कि कौन किसके बाद आ रहा है, कौन कौन सी मुख्य घटनाएं उस बीच में घट रही हैं। तो इसको आप समझते रहिए, जोड़ते रहिए चीज़ों को, किस तरह आगे बढ़ रही हैं, कौन किसके बाद आ रहा है। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा यह होगा कि आने वाले टॉपिक में, आने वाले कोई भी घटनाओं पर आपको समझने में क्लैरिटी होगी कि इस समय कौन था और उसके क्या है, उसका इफेक्ट पड़ रहा था उस शासन पर, उस शासन की क्या स्थिति थी, नियति क्या थी। ये बहुत ही, अब बात करते हैं अपने टॉपिक पे आते हैं। अहमद शाह ये एक अक्षम या असक्षम समझते हैं, असक्षम राजा था या सम्राट था। इसको असक्षम सम्राट माना जाता है। इसके समय जो ऊधम बाई नाम आता है, ये ऊधम बाई का, तो ऊधम बाई किससे जुड़ी हुई है? अहमद शाह से। ऊधम बाई के हाथों में इसका शासन माना जाता है, सारी शक्तियां ऊधम बाई के हाथों में शासन। समझते रहिए, सारी बातें लिखने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो अभी लिख रहे हैं आपको समझाने के लिए, लेकिन आप जो बोलेंगे ना, बहुत सारी बातें हैं कि वो बोलने में आती रहेंगी, उनको लिखना थोड़ा मुश्किल होगा, आ नहीं पाएगा। तो आप सुनते रहिए, समझते रहिए और मेन बातों को बोर्ड पर देखते रहिए। हम मुख्यतः सारी बातों को लिख ही देंगे, जो जो इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है, तो ऊधम बाई का जिक्र आता है, किसके संदर्भ में आता है? अहमद शाह के संदर्भ में। ये एक अक्षम शासक माना जाता था, असक्षम माना जाता था। ऊधम बाई के हाथों में इनका शासन माना जाता था। ठीक है, इसके बाद इनकी इनसे महत्वपूर्ण बात और कुछ खास बात नहीं है, इनसे यही है। इसके बाद आलमगीर द्वितीय, इनका शासन आता है। इसके बाद आलमगीर द्वितीय का शासन आता है। इनका टाइम पीरियड क्या है? 54 से 1758 इनका टाइम पीरियड है। इनके समय की मुख्य बात क्या थी? इनके समय की मुख्य घटना थी अहमद शाह अब्दाली का अटैक। तो अहमद शाह अब्दाली अभी पढ़ा था ना हमने, उसको जोड़ने की कोशिश करिए, ध्यान से सुनेंगे तो सब जुड़ता रहेगा, सब समझ में आता रहेगा। अहमद शाह अब्दाली का अटैक तो पढ़ लिया हमने, लेकिन किसके टाइम पीरियड में था? अगर ये पूछ लेता है तो ये क्या था, किसके शासनकाल में था? इस समय आलमगीर सेकंड जो मुगल शासक थे। तो अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण, ठीक है, इनके काल में हुआ। ठीक है, इनकी ये मुख्य बात यहाँ पे हो गई। और आगे चलते हैं, आगे क्या है? इनके बाद किसका शासन आया? इनका नाम था शाहजहां। शाहजहां वो नहीं, शाहजहां दूसरे थे, ये है शाहजहां सेकंड। ठीक है, नहीं शाहजहां तृतीय थे दरअसल, ये इनसे बीच में एक और शाहजहां।
तो शाहजहाँ 3 है ये। इनका टाइम पीरियड क्या था, इनका कोई खास बात नहीं हुई इनके काल में, इनको बस जोड़ने के लिए हम लिख रहे हैं कि इस बीच में कौन था, 1758 से 1759 इनका टाइम पीरियड था। ठीक है, तो ये हो गया इनका। अभी बहुत ही इसको मिटा देते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए इसी क्रम को पकड़ के रखिए, जो वादा किया हमने उसको पूरा करेंगे। एकदम आपको सब चीज़ों से जोड़ते हुए आगे बढ़ाएंगे, कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं, सब कवर होता रहेगा। बस आप जुड़े रहिए और एंजॉय करते रहिए स्टडी को। नेक्स्ट क्या है, इसके बाद कौन आया, इससे पहले कौन पढ़ा था हमने, शाहजहाँ जी, शाहजहाँ 3। इनके बाद पीरियड, टाइम पीरियड आता है ये 1749 से शाह आलम द्वितीय या सेकंड, शाह आलम सेकंड। इनका क्या टाइम है, इनके समय में बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। 1700 सब डिस्कस करेंगे, ध्यान से सुनते रहिए। 1759 से लेकर 1806, 1759 to 1759 to 1806 इनका टाइम पीरियड है। इनके समय की महत्वपूर्ण घटना क्या है, अभी हमने पढ़ा था, बहुत महत्वपूर्ण घटना है पानीपत का तृतीय युद्ध। तो पानीपत का थर्ड युद्ध या वॉर। ठीक है, ये कब हुआ था, 1761। इनके समय की बहुत महत्वपूर्ण घटना है। और क्या इनके समय की महत्वपूर्ण घटना है, इनके समय की एक और महत्वपूर्ण घटना है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध अभी पढ़ने वाले हैं इसको थोड़ी देर में डिटेल में। बक्सर का युद्ध बस को ध्यान से देखिए, ये कब हुआ, 1764 में। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। तो ये दो महत्वपूर्ण घटना थी, इनसे जुड़ी हुई। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इनके बाद कौन आता है, इनके बाद आता है हमारे अकबर 2। अकबर आ चुके हैं ना पहले, अकबर जिनको हम जानते हैं जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ये वो नहीं है, ये है अकबर 2। इनका टाइम पीरियड क्या था, इनका टाइम पीरियड था 1806 से 1837। ठीक है, 1837। इनके समय का काम क्या है, महत्वपूर्ण जो हम जानते हैं और जिसके बारे में पूछा जाता है अक्सर, वो है राजा राम मोहन राय। नाम सुना होगा, राजा राम मोहन राय। इनको राजा की उपाधि किसने दी थी, अकबर 2 ने। इनको राजा की उपाधि देके इन्होंने ब्रिटेन भेजा था, ब्रिटेन के सम्राट के पास राजा की उपाधि दी थी इन्होंने। ठीक है, अकबर 2 ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि देकर ब्रिटेन के सम्राट के पास भेजा था। किस काम के लिए, अपनी पेंशन के मुद्दे पर बात करने के लिए। ठीक, इनकी मुख्य उपलब्धि थी। इनके बाद कौन से आते हैं, इनके बाद आते हैं बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह सेकंड। बहादुर शाह सेकंड द्वितीय या बहादुर शाह जफर। जफर लिख लें, पूरा लिखने में टाइम हो जाएगा। तो बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह सेकंड, इनका टाइम पीरियड कब तक रहा, इनका टाइम पीरियड रहा 1837 से 1857, 57। कब तक, 1857 में क्या हुआ था, 1857 में क्रांति, 1857 की क्रांति तक। इसके बाद क्या हुआ, ये अंतिम मुगल सम्राट थे, इनको गिरफ्तार किया
अंग्रेजों ने और क्या किया, रंगून भेज दिया। कहाँ भेज दिया, रंगून, रंगून भेज दिया इनको, ठीक है। तो इनको रंगून भेज दिया गया। यहाँ से मुगलों का अंत होता है यहाँ पे, ठीक है। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा हो, समझ में आ गया हो ये लिंक चीज़ें हैं, किस तरह किसके बाद कौन आया और किस किस के समय पर क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, और बाकी चीज़ों को हम डिटेल में देखते रहेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपको आइडिया रहेगा कि किस टाइम पीरियड में हैं हम और उस समय क्या हो रहा है, किसके आसपास चल रहा है, क्या राजा किस तरह की मानसिकता का है, किस किस समय उसकी घटनाएं हो रही हैं, और बाकी चीज़ें हम डिटेल टॉपिक के साथ साथ सारी चीज़ें कवर करेंगे डिटेल में, उसको आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। अब इसका अंत कब हुआ, इसका अंत हुआ मुगल सम्राट का जो आधिकारिक रूप से जो अंत हुआ वो 1 नवंबर 1858 को। कब हुआ, 1 नवंबर, इसको ऊपर लिख लेते हैं, इसको मिटा के हटा देते हैं इसको, ठीक है। 1 नवंबर 1858 को, याद करिए 1 नवंबर 1858 को क्या हुआ, आधिकारिक अंत की बात कर रहे हैं हम। 1 नवंबर 1858 1858 को महारानी विक्टोरिया की घोषणा हुई थी। ब्रिटिश क्राउन ने शासन अपने हाथ में ले लिया था भारत का। कब, 1 नवंबर 1858 घोषणा। कहाँ हुई थी घोषणा, ये हुई थी इलाहाबाद में। इलाहाबाद में हुई थी। इसके साथ साथ ये भी देख लेते हैं कि किसने की थी घोषणा। इस तरह से जोड़ते रहिए टॉपिक को, एक टॉपिक पकड़िए उसको सारे डायमेंशन से उसको जोड़ दीजिए। ये याद करने का और पढ़ने का सबसे बेहतर तरीका होता है। तो किसने की थी, कैनिंग, जो उस समय के गवर्नर जनरल थे, और यहीं से इनको क्या बना दिया गया था, वायसराय बना दिया गया था। अब आता है कि पहला वायसराय कौन था भारत का, ब्रिटिश भारत का, तो फर्स्ट वायसराय बने थे ये, और अंतिम गवर्नर जनरल, और क्या थे, अंतिम गवर्नर जनरल, ठीक है। समझ में आ रहा है ना ये टॉपिक, किस तरह से हमको जोड़ना है चीज़ों को, किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी तरह से हम आगे करते रहेंगे, जोड़ते रहेंगे सारी चीज़ों को। तो ये मुख्य बातें हो गई। अब यहाँ से कि किस तरह की स्थिति थी वहाँ पे ब्रिटिश विजय के समय, उनकी जब स्थितियाँ मजबूत होने लगी तो भारत के राज्य की क्या स्थिति थी, मुगल सम्राटों की क्या क्रम है, वो हमने पढ़ लिया है, उसको देख लिया है। अब हम इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़ देखने जा रहे हैं कि क्षेत्रीय शक्तियाँ किस स्तर पर थी, कौन से क्षेत्र में मुख्य राज्य उभरे थे, कहाँ, हम इसको पूरा देखेंगे मैप के साथ सारी चीज़ें, और उनकी जो मुख्य बातें हैं उसको देखते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको हम हटा देते हैं, होप समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो इसको हम आगे बढ़ते हैं, फिर इसको पढ़ते हुए। अब इसी समय पर जब कोई केंद्रीय सत्ता कमजोर होती है तो क्षेत्रीय पावर्स उभरने लगती हैं। वो अपने जो इंटरेस्ट है, उनके इंटरेस्ट तो हमेशा से रहते हैं, लेकिन उनको मौका नहीं मिल पाता है जब कोई केंद्रीय शक्ति एक बड़े स्तर पर ताकत के साथ, उसकी मजबूत सेना के साथ, अपने प्रशासन के साथ आगे चल रही होती है, तो उनको मौका नहीं मिल पाता है उभरने का, और वो दबे रह जाते हैं, और जैसे ही कमजोर होती है वो उभर के ऊपर आ जाते हैं। तो हम पढ़ने वाले थे कि इस टाइम पीरियड में क्षेत्रीय शक्तियाँ कौन कौन सी थी, कहाँ उभर रही थी, क्या जगह थी, किस किस ने उसमें क्या योगदान दिया, उसको धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए करते हैं। तो क्षेत्रीय पावर्स, ठीक है, इसी समय की बात कर रहे हैं, याद रखिए इसी संदर्भ की बात कर रहे हैं हम, इसी समय की, दूसरे नहीं, क्या हमको इसको कवर करना है। तो क्षेत्रीय शक्तियां या राज्य कह सकते हो आप, या उभरते हुए राज्य कह सकते हो, ठीक है। तो ये किस तरह से इनका एमर्ज हो रहा था। यहाँ पे एक शक्ति थी हैदराबाद राज्य उभर के आया, ठीक। हैदराबाद का जो स्थापना की या जो शासन की वहाँ पे स्थापना की, हैदराबाद की नहीं, जो वहाँ पे राज्य की स्थापना की, वो उसका क्या नाम था, निजामुल मुल्क।
निजामुल मुल्क, निजाम उल मुल्क, हाँ, निजाम उल मुल्क, इनको किलिच खां के नाम से भी जानते हैं। तो निजामुल मुल्क। तो हम बात कर रहे थे हैदराबाद की स्थापना की, हैदराबाद साम्राज्य की स्थापना की। तो इसकी स्थापना किसने की थी? निजामुल मुल्क, निजाम उल मुल्क, ठीक है। निजामुल मुल्क ने मुबारिज खां की हत्या कर दी थी। मुबारिज खां, मुबारिज खान की हत्या, जिसको कि मुगल सम्राट ने वायसराय बनाया था दक्षिण का। मुबारिज खां को मुगल सम्राट ने दक्षिण का वायसराय बनाया था। अब निजामुल मुल्क ने इसकी हत्या कर दी, उसके बाद ये स्वयं वायसराय बन गया, ठीक। उसके बाद ये स्वयं इसको मारकर स्वयं वायसराय बन गया और इसने उपाधि धारण की। निजामुल मुल्क ने कौन सी उपाधि धारण करके बनाई? आसफ जहां। तो आसफ जहां की उपाधि किसने धारण की? आसफ जहां की उपाधि धारण करके ये दक्षिण का वायसराय घोषित कर दिया अपना, ठीक। ये हो गया हैदराबाद की मुख्य बातें। अब आगे बढ़ते हैं, मिटा देते हैं इसको। अगला राज्य कौन सा है? हैदराबाद कहाँ है बताया था, ये हैदराबाद का क्षेत्र था। अगला क्षेत्रीय राज्य कौन सा था? अवध। अवध का उद्भव हुआ। अवध की स्थापना किसने की थी? अवध की स्थापना किसने की थी? अवध की स्थापना की थी सआदत खां। सआदत खां, सआदत खां ने की थी अवध की स्थापना। ये एक सिया था, सआदत खां ने की थी। सआदत खां क्या था? एक सिया था। इसको बुरहानुल के नाम से भी जाना जाता है, बुरहानुल मुल्क के नाम से भी जाना जाता है इनको, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्या है? अगला था बंगाल। बंगाल, बंगाल को एक स्वतंत्र राज्य किसने बनाया? मुर्शीद कुली खां। बंगाल स्वतंत्र राज्य किसके समय में बना? मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां के समय में एक स्वतंत्र राज्य बना, ठीक। अगला देखते हैं, इसको बस समझना है इस संदर्भ में कि किसने इसकी स्थापना की, कौन सा क्षेत्र था। हम इसको विस्तार में आगे देखेंगे। तो बंगाल का जो क्षेत्र है ये हो गया। अवध का क्षेत्र कौन सा था? ये हो गया, लखनऊ के आसपास का क्षेत्र है ये यहाँ पर। तो इसको देखिए, यहाँ हैदराबाद, बंगाल, ये हो गया, ठीक है। तो इसकी मुर्शीद कुली खां ने स्थापना की थी एक स्वतंत्र राज्य के रूप में। ये स्वतंत्र था, अपने आप को स्वतंत्र तो घोषित किया था इसने, पर ये मुगल सम्राट को अभी भी राजस्व पहुंचा रहा था। ये राजस्व पहुंचा रहा था, ठीक है। किसको? मुगल सम्राट को अभी भी लगातार पहुंचा रहा था। ये स्वतंत्र घोषित था, ये अपने सारे काम गतिविधियों में स्वतंत्रता घोषित कर दी थी। लेकिन क्योंकि ये जो नियुक्त किया गया था वो मुगल सम्राट से घोषित किया गया, कहीं से कहीं ना कहीं स्वतंत्र राज्य तो इसने घोषित कर दिया था, लेकिन राजस्व अभी भी कंटिन्यू पहुंचा रहा था। ये राजस्व का अंत कब हुआ हम आगे पढ़ेंगे। अलीवर्दी खां ने जो मुगलों को राजस्व देना बंद किया वो अलीवर्दी खां ने किया, हम उसको आगे देखेंगे। अभी के लिए हम स्थापना देख रहे हैं, कौन सा राज्य किसने स्थापित किया, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। अब
अगला कौन सा है? एक है राजपूत। अब राजपूत जो साम्राज्य था, साम्राज्य क्या बोलेंगे, राजपूत राज्य थे, बहुत छोटे छोटे, कई सारे थे, एक नहीं था, कई थे। तो अकबर के आने से पहले या मुगलों के शासन से पहले राजपूत अलग अलग तरीके, राजपूतों का क्षेत्र कौन सा था? ये मालवा क्षेत्र था मुख्यतः, ये क्षेत्र था गुजरात क्षेत्र था। तो हम कह सकते हैं कि ये राजपूतों का क्षेत्र था पूरा, मालवा का क्षेत्र जो ये पड़ता है इधर, और गुजरात का क्षेत्र यहाँ पर। तो राजपूतों ने क्या किया कि 18वीं सदी में जब मुगल सत्ता कमजोर होने लगी, पहले स्वतंत्र शासक थे, लेकिन अकबर के पीरियड से, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां के पीरियड से इन्होंने क्या किया कि आपस में एक दूसरे से मिला लिया इनको, और इनकी अपनी स्वतंत्र जो शक्ति थी कहीं ना कहीं मुगलों के साथ ही काम करने लगी, चलने लगी। तो 18वीं सेंचुरी में इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र करना पुनः शुरू कर दिया, पुनः स्वतंत्र करना फिर से शुरू कर दिया। ठीक है, तो शुरू कर दिया ये इन्होंने यहाँ पे। ठीक है, इतनी बात समझते हैं, उसको आगे बढ़ते हैं। फिर मेन क्षेत्र कौन से किस पर स्वतंत्रता इन्होंने करी? ये मालवा और गुजरात प्लस गुजरात का क्षेत्र, इसको स्वतंत्र घोषित किया और अपने अपने राज्य स्थापित करने शुरू कर दिए। यहाँ पे आगे चल के कहीं ना कहीं मराठों का भी वर्चस्व आ जाता है, उसको देखेंगे हम बाद में। बाद में मराठे यहाँ पे आने लगते हैं, मालवा के क्षेत्र में स्पेशली, और गुजरात के कुछ क्षेत्र में भी। ये कहाँ थे, इनका मुख्य कहाँ था टाइम पीरियड नहीं सॉरी, क्षेत्र जो था वो ये राजस्थान से जुड़ा हुआ क्षेत्र, तो राजस्थान और कुछ गुजरात का क्षेत्र, तो राजस्थान से जुड़े हुए थे राजपूत। यहाँ पे इनका कुछ क्षेत्र था, पर मुख्यतः ही आ जाता है मराठाओं के अंडर में। ठीक है, इतनी बात उम्मीद है समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, हम आगे देख लेते हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? बस राज्य कौन सा है इसका हमको थोड़ा सा संदर्भ लेना है, थोड़ा सा आइडिया लेना है कि कहाँ कहाँ कौन से उभर रहे थे। जब मुगलों की केंद्रीय सत्ता कमजोर हो रही थी तो कौन कौन सा क्षेत्र उभर रहा था। उसके बाद आता है एक मुख्य मैसूर का उद्भव हुआ इस क्षेत्र में। मैसूर राज्य जहाँ आज हैदराबाद है उसके ही पास में मैसूर राज्य का उद्भव हुआ। और मैसूर की स्थापना किसने की? हैदर अली। ठीक है, हैदर अली 1761 में, और क्या हुआ था 1761 में शासक बना, यहाँ का शासक बना 61 में। और क्या हुआ था, अभी पढ़ा था कुछ देर पहले, पानीपत का युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 61 में, पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है केरल राज्य का भी उद्भव हुआ। ये कौन सा क्षेत्र है? केरल का। तो केरल राज्य का भी उद्भव हुआ इसी समय में, केरल भी एक स्वतंत्र राज्य बना। तो केरल की जो स्थापना की थी मार्तंड वर्मा, क्या नाम था इनका? मार्तंड वर्मा। इन्होंने एक स्वतंत्र केरल राज्य की स्थापना की, स्वतंत्र केरल राज्य की स्थापना की। ठीक है, मार्तंड वर्मा ने स्वतंत्र केरल राज्य की स्थापना की। उसके बाद एक राज्य स्थापित हुआ, एक बहुत बड़ी शक्ति उभर के आई, जाट, जिनका लगातार दूसरी शक्तियों से संघर्ष चलता रहा। जाट उभर कर आए और जाटों का जो साम्राज्य था वो कहाँ स्थापित हुआ था? भरतपुर स्टेट, जिसको जाना जाता है भरतपुर। ये कौन सा क्षेत्र है? भरतपुर आगरा के आसपास का, आगरा और ये राजस्थान में जो जुड़ता है ये क्षेत्र, जो यहाँ पे जो क्षेत्र आता है, ये क्षेत्र कहाँ था? इस लगभग ये क्षेत्र दिख रहा है, ये क्षेत्र था लगभग भरतपुर राज्य का। और इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना चूड़ामन। ठीक है, चूड़ामन और बदन सिंह। तो इसकी जो स्थापना की थी उसके मुख्य संस्थापक कौन थे? चूड़ामन और बदन सिंह।
चूड़ामन और बदन सिंह ये मुख्य संस्थापक थे। ठीक है, ये मुख्य संस्थापक हुए। नेक्स्ट देखते हैं, ये हो गया मैसूर हो गया, केरल हो गया, जाट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है सिख, सिख राज्य। क्षेत्र भी देखते रहिए कौन कहां पे उभर रहा था। सिख राज्य जो था ये क्षेत्र था इसका, जो आज पाकिस्तान और कहीं ना कहीं लाहौर का क्षेत्र है, जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों में, तो ये उसका क्षेत्र था सिख राज्य की स्थापना किसने की थी? रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह ने इसकी स्थापना की थी। ये शुकरचकिया मिस्र से संबंधित थे। शुकरचकिया मिस्र से संबंधित है। ये मिस्र क्या है कि जो सिख थे वो 12 मिसलों में बटे हुए थे। कितनी मिसलों में बटे हुए थे? 12 मिसलों में। उनमें से एक थी शुकरचकिया, जिससे ये संबंधित थे। ये पूछा जाता है अक्सर क्वेश्चन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये शुकरचकिया मिसल है, क्योंकि ये रणजीत सिंह से जुड़ी हुई है। तो टोटल कितनी मिसल थी? 12 मिसल थी। ठीक है, सिख पढ़ेंगे हम, सिख राज्य को डिटेल में पढ़ेंगे तो इनका जिक्र आएगा लगातार। ठीक, ये हो गया, सिख राज्य हो गया। अब आता है इसके बाद मराठा शक्ति भी उभर रही थी। तो मराठा शक्ति ये इस क्षेत्र में उभर रही थी, जो हमने जिक्र किया था ना, अभी हम कर चुके हैं ऑलरेडी जिक्र इसका, उसको देख लेते हैं एक बार और। तो मराठा शक्ति, मराठाओं की विशेषता थी कि पेशवाओं के सहयोग से, पेशवा जो होते थे वो उनके प्रधानमंत्री होते थे। पेशवा एक राजा होता था और उसका प्रधानमंत्री होता था पेशवा, और बाद में धीरे धीरे मेन शक्ति जो थी, आज के जैसे हमारे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का सिस्टम है कि मुख्य कौन है? राष्ट्रपति है, लेकिन पूरी पावर किसके हाथ में होती है? प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। तो इसी तरह से मराठाओं में भी जो राजा था उसके हाथ में पूरी पावर, धीरे धीरे पावर उसकी कम होती चली गई और पेशवाओं के हाथ में इसकी पावर बढ़ती चली गई। ठीक है, तो पेशवाओं के सहयोग से इनकी शक्ति बढ़ती चली गई। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है ना? तो ये मुख्य रीजन था इनका। इनका क्षेत्र कौन था? वही बताया अभी, मालवा और गुजरात के क्षेत्र का आसपास। तो यहां से इन्होंने जो मुगल शक्ति थी उसका ह्रास किया, उसको कमजोर किया, मुगलों को। मुगलों को कमजोर किया और अपना एमर्ज किया कहीं ना कहीं। ठीक है, ये इनका मुख्य क्षेत्र हुआ। अब इनके बाद आता है एक और मुख्य राज्य था, मुख्य क्षेत्र। तो ये सिख हो गया, यहाँ पर सिख राज्य था ये, और ये हो गया आपका यही क्षेत्र, मालवा का क्षेत्र है और ये क्षेत्र है। फिर धीरे धीरे ये इधर की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ से ये महाराष्ट्र का क्षेत्र, गुजरात का क्षेत्र और ये क्षेत्र, ये आ जाता है मराठा शक्ति के अंडर में कहीं ना कहीं। ठीक, अब एक और है रोहेलखंड। तो रोहेलखंड राज्य, रोहेलखंड का क्षेत्र भी ये आता है यहां पे। ठीक, तो अगला कौन सा है? रोहेलखंड। ठीक है, रोहेलखंड राज्य, रोहेलखंड राज्य। ठीक है, तो रोहेलखंड राज्य आता है हमारा अगला। इनकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी अली मोहम्मद खान। अली मोहम्मद खान ने इसकी स्थापना की थी। ये अफगान था। इसकी क्या खास बात है कि ये अफगान था। अली मोहम्मद खान एक अफगान था जिसने रोहेलखंड राज्य की